Let's start the next topic, which is goods market equilibrium. And let us start by discussing a term which is marginal propensity, marginal propensity to import, right? Marginal propensity to import. Now, this is written as MPI. What is marginal propensity to import? Marginal propensity to import is that if I earn, let's say, 1 unit of extra income, okay, rupees 1 as my extra income, if I'm earning 1 rupees as my extra income, how much will I be spending? Will I be spending on imports? Out of this 1 rupee, जो मेरी ये extra 1 rupee है, how much will I be spending on imports? Out of this 1 rupees extra that I'm earning, how much am I going to spend on imports? This is justified by marginal propensity to import. एग्जाम्पल से देखते हैं. अगर मेरे पास लेट अस से कि मेरी इनकम इंक्रीज होती है ₹100 से. दिस इज़ माई इनकम इंक्रीज, राइट? दिस इज़ माई इनकम इंक्रीज. मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है ₹100 से. एंड आउट ऑफ दिस ₹100, लेट अस से दैट ₹70 जो है, दिस इज नॉट 40, दिस इज 70 जो है, ₹70 स्पेंड ऑन डोमेस्टिक गुड्स. ठीक है, ₹70 मैंने स्पेंड कर दिए डोमेस्टिक गुड्स पे. नो फॉरेन गुड्स, ओनली ₹70 आई हैव इन्वेस्टेड ऑन और स्पेंड ऑन डोमेस्टिक गुड्स. एंड जो ₹30 बचे हुए थे ना, ₹30 आई स्पेंड ऑन इम्पोर्ट्स. तो जो मेरा ₹100 का जो मेरा इनकम इंक्रीज था, उसमें से मैंने इम्पोर्ट्स पे कितना खर्च किया है? मैंने इम्पोर्ट्स पे खर्च किया है ₹30. तो अगर मैं पूछूं कि ₹100 में ₹30 अगर मैंने सिर्फ इम्पोर्ट्स पे खर्च किए हैं, यहाँ पे MPI क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट की वैल्यू क्या है? सो दिस इज इक्वल टू ₹30 एक्स्ट्रा दैट आई स्पेंड ऑन ₹100 के मेरे इनकम इंक्रीज पे. दिस इज इक्वल टू 0.3. सो माई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट इज 0.3. नाउ वाई डज दिस मैटर? 0.3 जो मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट है, ये क्यों मैटर करता है? दिस मैटर्स बिकॉज जितना मेरा इनकम इंक्रीज हुआ था, इनकम इंक्रीज मेरा हुआ था ₹100 से. बट नॉट ऑल इनकम इंक्रीज demand for domestic goods, right? So income increases by ₹100, but out of that I am only demanding domestic goods ₹70 worth के, right? बाकी के ₹30 worth के I am तो importing only. So this shows that not all income increases demand for domestic goods. जो बाकी ₹30 मैंने जो imports पे spend कर दिए, this is a leakage. ठीक है, तो सम इनकम इंक्रीज ऑल्सो लीक्स अब्रॉड. ये क्योंकि मैंने इम्पोर्ट कर लिए ₹30 वर्थ के गुड्स, तो ये लीक हो गया टू अब्रॉड. ये मेरा इनकम इंक्रीज गेट्स लीक्ड टू अब्रॉड, राइट? अब हमने ISLM कर्व डिस्कस किया था ब्रीफली लास्ट वीडियो में भी. और पहले हम यहाँ पे एक ISLM कर्व ड्रॉ करके देखते हैं. ठीक है, सो आई हैव इंटरेस्ट रेट ऑन दिस साइड ऑन वाई एक्सिस एंड आई हैव इनकम और आउटपुट ऑन द एक्स एक्सिस. ठीक है, अगर मेरे पास एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, लेट मी टेक अ क्लोज्ड इकोनॉमी का एग्जांपल फर्स्ट. क्लोज्ड इकोनॉमी में तो क्या होता है, जितनी भी स्पेंडिंग होती है, ऑल स्पेंडिंग, क्लोज्ड इकोनॉमी में ऑल स्पेंडिंग गोज टू डोमेस्टिक गुड्स ओनली, राइट? ऑल स्पेंडिंग गोज टू डोमेस्टिक गुड, क्योंकि इकोनॉमी क्लोज्ड है, बाहर की कंट्री से ट्रेड नहीं कर सकते. तो जितनी भी स्पेंडिंग होगी, ऑल ऑफ इट गोज टू द डोमेस्टिक गुड्स ओनली, राइट? अगर 100 से फिर इनकम इंक्रीज हुआ होगा मेरा, इस केस में अगर मेरा इनकम इंक्रीज हुआ होगा लेट्स से ₹100 से, तो मेरे कंट्री में जो डिमांड भी इंक्रीज होगी फॉर डोमेस्टिक गुड्स, वो भी ₹100 से इंक्रीज होगी. ठीक है, क्योंकि MPI की वैल्यू ज़ीरो है, कोई भी प्रोपेंसिटी नहीं है मेरी टू इम्पोर्ट, क्योंकि इम्पोर्ट में कर ही नहीं सकती. ठीक है, बट अगर हम एक ओपन इकोनॉमी में आ जाते हैं, जब हम एक ओपन इकोनॉमी कंसिडर करते हैं, तो ओपन इकोनॉमी में जब हमने देख लिया ऑलरेडी ऊपर कि ₹30 इम्पोर्ट्स पे चले गए थे, ₹70 से ही मेरा सिर्फ डोमेस्टिक आउटपुट अफेक्ट हुआ था. तो क्या मैं ओपन इकोनॉमी के लिए ये चीज़ बोल सकती हूँ क्या कि जब मेरा इनकम इंक्रीज होता भी है, जब मेरा इनकम इंक्रीज होता भी है, आउटपुट रिस्पॉन्ड्स लेस? कैन आई से दैट? कैन आई से माई आउटपुट रिस्पॉन्स लेस? क्योंकि हमने देखा ऊपर भी ना कि जब मेरा 100 से इनकम इंक्रीज हुआ था, बट माई डोमेस्टिक, जो मेरी डोमेस्टिक जो डिमांड थी वो तो ₹70 की ही थी. बट इन क्लोज्ड इकोनॉमी देखो, क्लोज्ड इकोनॉमी में आउटपुट तो फुल्ली रिस्पॉन्ड करता है, आउटपुट या डिमांड तो फुल्ली रिस्पॉन्ड करता है टू इनकम
इंक्रीज, 100 से इनकम इंक्रीज हुआ तो डिमांड भी 100 से इंक्रीज हुआ। बट जब ओपन इकोनॉमी होगा और 100 से इनकम इंक्रीज होगा तो डिमांड सिर्फ ₹70 से ही बढ़ा है, ठीक है, क्योंकि यही डिमांड, यही ₹70 मैंने सिर्फ डोमेस्टिक गुड्स पे खर्च किए थे, ठीक है। तो जब हम ISLM फ्रेमवर्क देखते हैं ना, ISLM फ्रेमवर्क में हमने ऑलरेडी देखा है कि दिस इज़ माई IS कर्व, है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो दिस इज़ माई LM कर्व, लेट मी ड्रॉ दैट ऑल्सो, ये मेरा LM कर्व है। तो इनका जो इंटरसेक्शन होता है दैट इज़ माई इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि जब भी हम एक ओपन इकोनॉमी में हैं और हम कह रहे हैं कि इनकम इंक्रीज होने से आउटपुट रिस्पॉन्स लेस, विच मीन्स दैट माई IS कर्व वुड नॉट बी लुकिंग लाइक दिस। मेरा IS कर्व ना थोड़ा सा स्टीपर होगा। इसका क्या मतलब है, अभी इसका मतलब समझते हैं। मेरे IS कर्व के स्टीपर होने का क्या मतलब है? Steeper means my IS curve would be looking something like this. This is a steeper IS curve. Now, why is it steeper? ये steep क्यों हुआ? यहाँ लिख देती हूँ पहले that IS curve becomes steeper. स्टीप होने का पहले मतलब समझते हैं, ठीक है। स्टीपर का होने का मतलब ये है कि अगर पहले मेरा इंटरेस्ट रेट लेट्स से, और मैंने पहले कैसे लिया था, पहले वाला भी ड्रॉ कर लेते हैं कि पहले मैंने लिया था, जस्ट अ सेकेंड, आई अर्लियर ड्रू माई IS कर्व लाइक दिस, राइट। उनका इंटरसेक्शन वहाँ पे था। तो जब मेरा IS कर्व पहले मैंने ऐसे ड्रॉ किया था जब वो फ्लैट था, अब ये वाला IS डैश से डिनोट कर देती हूँ, दिस इज़ माई स्टीपर IS कर्व। तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे मैं लेती हूँ, यहाँ पे मेरा पहले इंटरेस्ट रेट लेट से यहाँ पे था, आई डैश से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, ये मेरा इंटरेस्ट रेट था। अब थोड़ा इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, लेटेस्ट टेक की इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है, तो अब लेते हैं कि आई नॉट, यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट रेट आ गया, यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट रेट आ गया, ठीक है, पहले यहाँ पे था, अब मेरा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आ गया। तो फॉर सेम चेंज इन इंटरेस्ट रेट, अगर यहाँ पे भी देखो, न्यू IS कर्व में ये पॉइंट्स कहाँ पे होंगे, यहाँ और यहाँ। मेरा सेम इंटरेस्ट रेट चेंज है, ठीक है, जो पहले वाले IS कर्व भी मैंने प्रोजेक्ट किया, न्यू वाले IS कर्व भी प्रोजेक्ट किया। ये पॉइंट देखो, ब्लैक से करते हैं, नहीं नॉट ब्लैक, ग्रीन से करते हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट मेरे पुराने IS कर्व पर है, और जो पर्पल से डिनोटेड है ये मेरे न्यू IS कर्व पे पॉइंट्स डिनोटेड है फॉर द सेम चेंज इन इंटरेस्ट रेट। अब देखो कि इनकम कैसे कैसे चेंज हुआ है। अगर मैं पुराने IS कर्व पे जाऊँ, ये वाले IS कर्व पे जाऊँ, रेड वाले पे, तो इस पॉइंट पे आई डैश पे मेरा इनकम यहाँ पे था कहीं वाई डैश, ठीक है। जब इंटरेस्ट रेट आई डैश से आई नॉट पे आया, तो यहाँ पे मेरा इनकम आया वाई नॉट पे, ठीक है, इनकम और आउटपुट वाई नॉट पे आया। नाउ फॉर द सेम चेंज इन इंटरेस्ट रेट जो कि मैंने ब्लैक वाले पे प्रोजेक्ट किया है, पर्पल से डिनोट करते हैं, इस पे न्यू IS कर्व पे, इस पे, यहाँ पे देखो मेरा इनकम कैसे चेंज होता है। सो पहले मेरा इनकम था ये वाई डैश, और अब मेरा इनकम क्या है, यहाँ पे ये वाई नॉट। सो बहुत ज़्यादा स्टार्क एक डिफरेंस दिख रहा है कि जब मेरा पुराना IS कर्व था ना, विच वॉज, यहाँ पे लिखते हैं, विच वॉज फ्लैटर, है ना, तो सेम ही चेंज इन इंटरेस्ट रेट के लिए मेरा इनकम, देखो मेरा इनकम या आउटपुट कितना ज़्यादा चेंज हुआ था, यहाँ से यहाँ पूरा, ये है मेरा चेंज ऑफ माई इनकम। बट फॉर द सेम चेंज इन इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देखो, मेरा बस ये इतना सा ही चेंज इन इनकम हुआ है। सो जब भी IS का स्टीप होता है ना, दिस मीन्स, यहाँ पे मैं कंक्लूड करके लिख सकती हूँ दैट फॉर सेम change in interest rate, for same change in interest rate, there is a smaller change in income, smaller change in income, राइट। और होगा भी ना स्मॉलर चेंज। IS स्टीप हुआ क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट ओपन इकोनॉमी। हम तो कह ही रहे हैं कि आउटपुट रिस्पॉन्ड लेस करता है ओपन इकोनॉमी में, क्योंकि कुछ पैसा, कुछ इनकम इंक्रीज लीक्स आउट, और वो इम्पोर्ट के फॉर्म में बाहर चला जाता है। इसीलिए जब ₹100 से मेरा इनकम इंक्रीज हुआ तो सिर्फ ₹70 से मेरा आउटपुट रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कितना कम डिफरेंस है, क्योंकि ये ओपन इकोनॉमी का केस है, आउटपुट रिस्पॉन्डिंग लेस। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि IS का स्टीपर क्यों है यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी ओपन इकोनॉमी का केस होगा एंड इम्पोर्ट्स हम ले रहे हैं कंसिडरेशन में, देन माई IS कर्व बिकम्स स्टीपर। गॉट इट। चलो ठीक है, तो स्मॉलर इंक्रीज इन आउटपुट इज रिक्वायर्ड टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम होता क्या है बेसिकली, जब हम ISLM में भी इक्विलिब्रियम की बात करें या इन जनरल, इक्विलिब्रियम मीन्स दैट जितना मेरा डिमांड है वो आउटपुट के इक्वल होना चाहिए। डिमांड शुड बी इक्वल टू आउटपुट, ठीक है। डिमांड शुड बी इक्वल टू आउटपुट, जितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उतना ही डिमांड था, ठीक है। ओके, सो वी कैन ऑल्सो सी दैट IS कर्व
IS curve includes net export. IS curve includes net export. अब इसका क्या मतलब है? हमारा पहले इक्वेशन हमको पता है ना, हमारा न्यू इक्वेशन दिखता है समथिंग लाइक दिस. नाउ IS कर्व की शिफ्टिंग कैसे होती है? डू वी ऑल ऑल्सो रिमेंबर दैट? यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज़ माई IS कर्व, दिस इज़ माई LM कर्व. यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट रेट था, यहाँ पे मेरा इनकम था और आउटपुट था. ठीक है. IS कब कब शिफ्ट होगा? अगर तीन कॉम्पोनेंट्स है, कंजम्पशन बढ़ती है, कंजम्पशन के बढ़ने से मेरा IS कर्व राइट शिफ्ट होगा. ठीक है. इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से भी मेरा IS कर्व राइट शिफ्ट होगा. और और किन चीज़ों से? गवर्नमेंट स्पेंडिंग के भी इंक्रीज होने से मेरा IS कर्व राइट शिफ्ट होगा. सो आई नो दैट. ठीक है. अब NX वाला पार्ट हमने क्यों इंक्लूड किया था, ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था. क्योंकि NX जो होता है, नेट एक्सपोर्ट, ये बताता है कि हाउ फॉरेन सेक्टर अफेक्ट्स डोमेस्टिक इनकम. ये हमें क्या बताता है? दैट हाउ फॉरेन सेक्टर जो है, हाउ दैट अफेक्ट्स डोमेस्टिक इनकम. डोमेस्टिक इनकम को कैसे इफेक्ट करता है. और हमने ये लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह से देखा है नेट एक्सपोर्ट को कैसे इफेक्ट करता है और उससे डोमेस्टिक इनकम विच इज़ वाई वो कैसे चेंज होती है. ठीक है. तो पहली चीज़ कि IS कर्व इंक्लूड्स नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब नेट एक्सपोर्ट्स वाला पार्ट भी IS कर्व को अफेक्ट करेगा इक्वली. क्योंकि हम अभी मैंने बताया जैसे कि IS कर्व राइट या लेफ्ट शिफ्ट होती है व्हेन स्पेंडिंग इन माय कंट्री इंक्रीजेस, है ना, इन रिलेशन टू द इंटरेस्ट रेट ऑफ कोर्स. तो नेट एक्सपोर्ट से भी क्योंकि मेरा इनकम इंक्रीज होगा, जब नेट एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा मेरा इनकम इंक्रीज होगा, जब मेरा इनकम इंक्रीज होगा मेरी स्पेंडिंग इंक्रीज होगी, जब मेरी स्पेंडिंग इंक्रीज होगी तो मेरा IS कर्व जो है वो राइट शिफ्ट होगा. ये है पूरा साइकिल. ठीक है. कि मेरा IS कर्व राइट शिफ्ट होगा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि IS कर्व इंक्लूड्स नेट एक्सपोर्ट कंपोनेंट से भी IS कर्व अफेक्ट होता है. ठीक है. और नेट एक्सपोर्ट वाला पार्ट तो इंक्लूड करता ही IS कर्व. आई कैन ऑल्सो राइट दैट, आई राइट कि रियल एक्सचेंज rate which is R, real exchange rate R, this also affects IS curve. real exchange rate also affects IS curve. अब ये कैसे हो रहा है कि ये IS curve को कैसे affect कर रहा है? क्योंकि we have studied in the last video also ना कि जब real exchange rate जो है R, जब R increase होता है तो आर के चेंज से, कोई भी तरह के चेंज से, आर अफेक्ट्स NX विच इज़ माई नेट एक्सपोर्ट. हमने देखा कि जब आर इंक्रीज हुआ था तो मेरा नेट एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ था, क्योंकि एवरीबडी वॉज एक्सपोर्टिंग फ्रॉम मी एंड मेरे सिटीजन्स वर ऑल्सो कंज्यूमिंग माई डोमेस्टिक गुड्स ओनली. सो आर अफेक्ट्स NX नेट एक्सपोर्ट्स. वी नो दैट. वी ऑल्सो नो दैट नेट एक्सपोर्ट से ही मेरा दिस इज अफेक्टिंग माई डिमांड. ठीक है. अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे तो डिमांड इससे अफेक्ट होगी, इम्पोर्ट ज़्यादा होगी तो भी डिमांड इससे चेंज होगा. और डिमांड, इवेंचुअली डिमांड क्या अफेक्ट करता है? डिमांड अफेक्ट्स इनकम, है ना, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगी तो इनकम भी ज़्यादा होगा. तो रियल एक्सचेंज रेट विच इज़ आर, ये भी IS कर्व को चेंज करता है, क्योंकि जब आर ज़्यादा होगा, देखो यहाँ से लिंक करते हैं, जब आर ज़्यादा होगा तो इवेंचुअली इनकम ज़्यादा होगा, स्पेंडिंग ज़्यादा होगी तो IS राइट पे शिफ्ट होगा. ठीक है. ओके. So I can say that real depreciation, which is my increase in R, right? Increase in R, real depreciation. This shifts IS to the right. Real depreciation shifts IS right. I hope we are very clear with this. ठीक है. करेंसी depreciate होती है, एक्सपोर्ट्स चीप हो जाते हैं, राइट, और फॉरेन डिमांड बढ़ती है ड्यू टू दैट, एंड NX इंक्रीज होता है एंड एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होता है विच लीड्स टू शिफ्टिंग ऑफ IS टू द राइट. ठीक है. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल हम लेते हैं कि पहले बिफोर का केस लेते हैं. ठीक है. बिफोर का केस लेते हैं. पहले क्या केस था कि नेट एक्सपोर्ट मेरा 50 था. ठीक है. एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन का केस लेते हैं कि अब मेरी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई है, तो आफ्टर डेप्रिसिएशन मेरा नेट एक्सपोर्ट जो है वो 120 है. ठीक है. क्यों? आफ्टर डेप्रिसिएशन मेरा नेट एक्सपोर्ट बढ़ क्यों गया? क्योंकि डेप्रिसिएशन होने से मेरी करेंसी चीप हो गई एंड पीपल स्टार्टेड बाइंग फ्रॉम मी, आई कैन इंक्रीज माई एक्सपोर्ट. ठीक है. तो मैं देख सकती हूँ पहले नेट एक्सपोर्ट 50 था, नाउ माई नेट एक्सपोर्ट इज 120, विच मीन्स दैट मेरा डिमांड कितने से इंक्रीज हुआ है? डिमांड कितने से इंक्रीज हुआ है? बाय 70. डिमांड कितने से इंक्रीज हुआ है? बाय 70. पहले 50 था, अब 120 है. तो डिमांड इंक्रीज हुआ है बाय 70, तो माई आउटपुट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज. ठीक है. ओके, दिस इज ऑल्सो क्लियर टू अस. नाउ आगे बढ़ते हैं. और आगे बढ़ते हैं हम, अब ये देखते हैं
कि फॉरेन इनकम हमने देखा है वाई एफ, दिस इज माई फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम हमने देख लिया था दैट दिस ऑल्सो इंक्रीजेज नेट एक्सपोर्ट, है ना, दिस ऑल्सो इंक्रीजेज नेट एक्सपोर्ट, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, क्योंकि फॉरेनर्स रिच होंगे दे विल बाय मोर गुड्स। ठीक है, ये हमने देख लिया है, इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, नेट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जब नेट एक्सपोर्ट बढ़ेगा विच मीन्स वाई भी बढ़ेगा। तो वाई एफ के बढ़ने से डायरेक्टली मेरा क्या इंक्रीज हो रहा है, वाई, माई डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने वापस रिवाइज कर ली, अब हम आ जाते हैं आई एस कर्व के इक्वेशन पे। आई एस कर्व को हम कैसे लिख सकते हैं, तो याद रखो, ध्यान से देखो, आई एस कर्व में पहले आता है वाई। आई एस कर्व को मैं वाई से डिनोट कर रही हूँ क्योंकि दिस इज ऑल माई आउटपुट, दिस इज ऑल माई इनकम। ठीक है, वाई इज माई आउटपुट और माई इनकम। कैसे डिटरमाइन हो रहा था मेरा, पहला है डोमेस्टिक स्पेंडिंग से, जो डोमेस्टिक स्पेंडिंग किस पे डिपेंडेंट थी, डोमेस्टिक स्पेंडिंग वापस याद करो, डोमेस्टिक स्पेंडिंग क्या होती है, डोमेस्टिक स्पेंडिंग होती है स्पेंडिंग बाय इंडियन इंडियन रेसिडेंट्स, दैट इज डोमेस्टिक स्पेंडिंग। डोमेस्टिक स्पेंडिंग बाय इंडियन रेसिडेंट्स ऑल्सो मीन कि इंडियंस कहाँ कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, so this was a function of y and I, do we remember this, right? और सेकंड इसमें कंपोनेंट आता है नेट एक्सपोर्ट्स का, क्योंकि दिस इज डोमेस्टिक स्पेंडिंग बाय आर रेसिडेंट्स, और नेट एक्सपोर्ट क्या लेता है फैक्टर में, फॉरेन इनकम लेता है, राइट? तो नेट एक्सपोर्ट हमने देख लिया है कि ये वाई पे डिपेंड करता है, ये फॉरेन इनकम पे डिपेंड करता है, और ये रियल एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है। सो दिस इज माई आई एस कर्व रिलेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिस इंटायर चैप्टर, ये रिलेशन हमको याद रखना है, दिस इज माई आई एस कर्व रिलेशन। ठीक है, इसको अगर हम इसका फुल मीनिंग एक बार समझना चाहें तो वाई मेरा इनकम था, है ना, दिस वाई, दिस वाई वॉज माई इनकम। तो हम बोल सकते हैं दैट इनकम डिपेंड्स ऑन, इनकम और आउटपुट, इनकम डिपेंड्स ऑन दो चीज़ें, पहला डोमेस्टिक स्पेंडिंग और सेकंड नेट एक्सपोर्ट, ये दोनों कंपोनेंट पे मेरा इनकम डिपेंड करता है, इनकम और आउटपुट। ठीक है, किस पे, डोमेस्टिक स्पेंडिंग पे और नेट एक्सपोर्ट्स पे। और नेट एक्सपोर्ट खुद किस पे डिपेंड करता है, वाई पे, विच इज़ डोमेस्टिक इनकम, फॉरेन इनकम और एक्सचेंज रेट पे। ठीक है, तो मैं फाइनली ये बोल सकती हूँ यहाँ पे कि जो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, माई इक्विलिब्रियम, माई इक्विलिब्रियम ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फॉरेन इनकम एंड रियल एक्सचेंज रेट। मेरा इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड करता है, फॉरेन इनकम एंड रियल एक्सचेंज रेट, बिकॉज माई आई एस कर्व डिपेंड्स ऑन फॉरेन इनकम एंड रियल एक्सचेंज रेट, राइट? सो इक्विलिब्रियम, दिस इज अ वेरी बिग शिफ्ट, राइट? क्लोज्ड इकोनॉमी में हम, क्लोज्ड इकोनॉमी में जब थे तो सिर्फ वाई किस पे डिपेंड करता था, सिर्फ सी पे, आई पे एंड जी पे, राइट? बट ओपन इकोनॉमी में देखो, ओपन इकोनॉमी में वाई किस पर डिपेंड करता है, फॉरेन इनकम पे भी कर रहा है, रियल एक्सचेंज रेट पे भी कर रहा है, सी पे भी, आई पे भी, जी पे भी डिपेंड करता है इन एन ओपन इकोनॉमी। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट? और हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमने देखा है ऑलरेडी कि वाई एफ के इंक्रीज होने का मतलब है वाई इंक्रीज होगा, सो कैन आई नॉट से दैट अगर यूएस ग्रो कर रहा है, मान लो इफ यूएस ग्रोज, कैन आई से दैट दिस मीन्स दैट इंडिया ऑल्सो ग्रोज, इफ यूएस ग्रोज दिस मीन्स दैट इंडिया ऑल्सो ग्रोज। यही है इंटरनेशनल लिंकेज। ठीक है, कि जो फॉरेन इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी इनकम भी इंक्रीज होती है। ठीक है, एंड हमने देखा है कि जब फॉरेन इनकम इंक्रीज होती है तो वो आई एस कर्व मेरा राइट शिफ्ट होता है, आई एस कर्व मेरा राइट शिफ्ट होता है ना? क्यों क्यों राइट शिफ्ट होता है, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं, फॉरेन इनकम के इंक्रीज होने से नेट एक्सपोर्ट इंक्रीज होते हैं। ठीक है, अगर पहले मेरे, फॉर एग्जांपल, पहले अगर मेरे एक्सपोर्ट्स लेट्स से 200 थे, ठीक है, पहले मेरे एक्सपोर्ट सिर्फ 200 थे, अब यूएस में ना ग्रोथ आई, यूएस में ग्रोथ आई, उनकी इनकम अब इंक्रीज हुई, तो अब मेरे एक्सपोर्ट्स कितने हो जाएंगे, अब मेरे एक्सपोर्ट्स हो जाएंगे 300, इंडिया वुड बी नाउ एक्सपोर्टिंग 300। तो क्लियरली वी कैन सी जब यूएस में ग्रोथ है तो एनएक्स इंक्रीज हो रहा है एंड नेट एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है एंड डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन आवर नेशन, राइट? तो इसका रिजल्ट यही होता है दैट आई एस विल शिफ्ट राइट, आई एस कहाँ शिफ्ट होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, नाउ एक चीज़ और देखते हैं कि जब ऐसा होगा कि आई एस राइट शिफ्ट होगा, कम बैक टू, अच्छा ठीक है, यहाँ पे वापस बना लेते हैं, हम आई एस एल एम फ्रेमवर्क देख रहे थे, ये मेरा आई एस कर्व था, दिस वॉज माई एल एम कर्व, यहाँ पे मेरा है इनकम और आउटपुट, दिस इज माई इंटरेस्ट रेट। तो मैंने बोला कि आई एस राइट शिफ्ट होगा, मतलब आई एस यहाँ पे होगा, राइट? पहले मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ था, पहले मेरा इक्विलिब्रियम था यहाँ, है ना, आई एस एंड एल एम के इंटरसेक्शन पे, ये मेरा आई है, ये मेरा वाई है, बट जब मेरा आई एस राइट शिफ्ट हुआ है तो अब मेरा इंटरसेक्शन ये पॉइंट पर है, विच मीन्स कि मेरा न्यू इक्विलिब्रियम होगा आई स्टार
एंड दिस इज़ माई वाई स्टार। मैं क्लियरली देख सकती हूँ यहाँ पे कि मेरा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुआ है और मेरा आउटपुट भी इंक्रीज़ हुआ है। जब आई एस राइट शिफ्ट हुआ है तो मेरी दो चीज़ें हुई हैं, आउटपुट इंक्रीज़ हुआ है विच वॉज वाई, एंड इंटरेस्ट रेट हैज़ ऑल्सो, इंटरेस्ट रेट हैज़ फॉलन और इंक्रीज, ये बताओ इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं। इसका क्विकली लिंक समझ लेते हैं। दिस मीन्स कि जब हाई डिमांड था, व्हेन देयर वाज हायर डिमांड, विच मीन्स कि हाई इनकम होगा, हाई इनकम होगा क्योंकि हाई डिमांड था। हाई इनकम का मतलब है जब लोगों की इनकम बढ़ गई तो वो मनी भी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। जब लोगों की इनकम बढ़ी उनको अपने हाथ में पैसा भी चाहिए फॉर ट्रांजैक्शंस, तो हाई इनकम ऑल्सो मीन्स दैट देयर इज़ अ हायर मनी डिमांड। बट एक बात बताओ, मनी डिमांड हाई है वो तो सही है कि हायर मनी डिमांड, बट मनी सप्लाई तो फिक्स्ड होती है ना। मनी सप्लाई इज फिक्स्ड, मनी सप्लाई इज फिक्स्ड, राइट। अगर मनी सप्लाई फिक्स्ड है बट मनी डिमांड ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट हैज़ टू राइज, राइट। इंटरेस्ट रेट हैज़ टू राइज, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो people would be willing to put their money, not hold their money in their hands, they would be willing to put their money into bank accounts, into their bank accounts, so वो money demand reduce कर देंगे। जब interest rate बढ़ जाएगा तो they will reduce their money demand, क्योंकि they won't be demanding money to hold with themselves, they will be instead willing to put that money in some bank account and earn interest on it। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है that there is a high money demand but my money supply is fixed, इंटरेस्ट रेट हैज़ टू राइज ताकि मनी डिमांड कम्स बैक टू वेयर इट वाज। ठीक है, सो अगर हम एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करें तो लेट अस से कि मेरा जो वाई था इनकम, वो या मेरा आउटपुट दैट इंक्रीजेस फ्रॉम 1000 टू लेट्स से 1200, विच मीन्स कि मेरा मनी डिमांड इंक्रीज़ हुआ है। जैसे हमने देखा मेरा मनी डिमांड इंक्रीज़ हुआ है, तो जब मेरा मनी डिमांड इंक्रीज़ हुआ होगा ना, तो उसी टाइम पे मेरा इंटरेस्ट रेट लेट्स से अगर पहले 5% था तो इट इंक्रीजेज एंड गोज टू 7%, ताकि मेरा मनी डिमांड जो है ये फिर फॉलो पाए क्योंकि मेरा मनी सप्लाई फिक्स्ड है। गॉट इट। ओके, ये चीज़ भी हमने समझ ली कि क्या देखा हमने अभी यहाँ पे कि जब भी ये आई एस राइट शिफ्ट होता है तो आउटपुट इंक्रीज होता है और इंटरेस्ट रेट भी हमने देखा ये भी इंक्रीज हो जाता है और लॉजिक भी समझ लिया। नाउ मान लो कि जिस फॉरेन नेशन के साथ हमारी ट्रेड हो रही है, फॉरेन स्लो डाउन आ जाता है, देर इज़ अ फॉरेन स्लो डाउन। नाउ व्हाट डज फॉरेन स्लो डाउन मीन? फॉरेन स्लो डाउन का क्या मतलब हुआ? मतलब कि फॉरेन डिमांड कम है अभी, फॉरेन कंट्रीज में स्लो डाउन है, विच मीन्स कि फॉरेन डिमांड ऑफ आर गुड्स दैट वुड बी लेस, फॉरेन डिमांड कम होगा। अगर फॉरेन डिमांड कम होगा तो हमारे एक्सपोर्ट्स तो कम हो जाएंगे क्योंकि फॉरेनर्स आर नॉट डिमांडिंग आर गुड्स राइट नाउ। जब हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे तो नेट एक्सपोर्ट्स वुड ऑल्सो फॉल, एनएक्स की वैल्यू भी गिर जाएगी, नेट एक्सपोर्ट्स भी फॉल हो जाएगा। ठीक है, जब नेट नेट एक्सपोर्ट फॉल हो जाएगा तो आई एस विल नॉट शिफ्ट राइट, आई एस विल शिफ्ट लेफ्ट। ठीक है, आई एस विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड क्योंकि नेट एक्सपोर्ट डिक्रीज हो गया है, डिमांड हैज़ डिक्रीज्ड। ठीक है, तो फॉरेन स्लो डाउन हमें ऐसे इम्पैक्ट करता है। तो जब रियल डेप्रिसिएशन आई एस को राइट शिफ्ट करता है, वी कैन ऑल्सो टेक द केस ऑफ रियल अप्रिसिएशन, एंड आई वुड इनकरेज दैट अगर तुम लोग ये खुद से ट्राई करो कि रियल अप्रिसिएशन हुआ है, आर की वैल्यू अगर फॉल हुई है तो क्या होगा। ठीक है, उस केस में क्या होगा ये प्लीज़ ट्राई योर सेल्फ, डी आई वाई है ये तुम्हारे लिए। ठीक है, ट्राई दिस योर सेल्फ। ओके, now we will be coming to another topic, last topic, which is repercussion effects। repercussion effects, repercussion word का क्या मतलब होता है? मतलब एक एक्शन से हाउ द अदर एक्शन इज लिंक्ड, हाउ द अदर आउटकम इज लिंक्ड, दैट इज रेपरकशन ऑफ डूइंग समथिंग, राइट। सो रेपरकशन इफेक्ट्स का क्या मतलब होता है? मतलब कि पॉलिसी, हमारी पॉलिसी इंडिया में ले लेते हैं, योर पॉलिसी आर पॉलिसी, हमारी पॉलिसी क्या करती है, दिस अफेक्ट्स अदर कंट्रीज, हमारी पॉलिसी अदर कंट्रीज को अफेक्ट करती है, एंड दिस देन कम्स बैक टू अस ऑल्सो, comes back to you. Your policy, first of all, it affects other countries and then it comes back to you. That effect comes back to you. अब इसको समझते हैं कि क्या ये इतनी वेग सी बात जो है ये इसका मतलब क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस से कि इंडिया में गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो इंक्रीज करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट
decides that they will increase their government spending. जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगा, हमने अभी ऊपर बहुत बार डिस्कस किया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगा तो इससे हमारी इनकम इंक्रीज होगी, है ना, इससे इनकम इंक्रीज होगी। इस पे क्लियर है ना हम? ओके। जब हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे होंगे, हमारे इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे। जब हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, दिस मीन्स कहीं से तो हम इंपोर्ट कर रहे होंगे, वो कोई और कंट्री हो सकती है, वो एक्सपोर्ट कर रही है बट, तो जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो यूएस के एक्सपोर्ट्स भी बढ़ जाएंगे। मान लो हम यूएस से इंपोर्ट कर रहे हैं तो यूएस के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। यूएस के एक्सपोर्ट्स बढ़ने का मतलब है कि यूएस की इनकम बढ़ जाएगी, है ना, यूएस की इनकम बढ़ जाएगी। जब यूएस की इनकम बढ़ेगी तो यूएस क्या करेगा, यूएस इंपोर्ट करेगा। और इंपोर्ट कहाँ से करेगा, यूएस विल इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, तो यूएस इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे फ्रॉम इंडिया। तो जब यूएस इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे फ्रॉम इंडिया, फिर क्या होगा, फिर से इंडियन इनकम इंक्रीज होगी, हमारी इनकम, डोमेस्टिक इनकम वापस से इंक्रीज होगी। तो ये है एक पूरा, इसको हम कहते हैं अ फीडबैक लूप। दिस इज अ फीडबैक लूप, दिस इज अ लूप, राइट। सबसे पहले हमने स्टार्ट ही इस पॉइंट से किया था कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हुई थी और इनकम इंक्रीज हुई थी, एंड इवेंचुअली वी हैव आल्सो रीच्ड दिस पॉइंट अगेन। सो दिस इज लाइक अ लूप, दिस इज कॉल्ड एज अ फीडबैक लूप, कि इनिशियल पॉलिसी इफेक्ट जो था वो और बड़ा हो गया है। इसलिए हमने बोला यहाँ पे ऊपर कि हमारी पॉलिसी अफेक्ट करती है बाकी कंट्रीज़ को, देखा हमने कैसे हमारी पॉलिसी ने अफेक्ट किया, उनका भी इनकम बढ़ा, ठीक है, तो ऐसे इफेक्ट किया हमने उनकी कंट्री को, एंड देन इट कम्स बैक टू अस, मतलब फिर हमारा इनकम भी हमने इंक्रीज होते हुए देखा इवेंचुअली, राइट। सो दिस वॉज वॉट आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन टू यू हियर, कि जब भी लेट्स से कि यूएस ग्रो कर रहा है, यूएस अगर ग्रो करता है तो इट विल इम्पोर्ट मोर, वी नो वो ज़्यादा इम्पोर्ट करेगा। जब वो ज़्यादा इम्पोर्ट करता है तो बाकी सारी कंट्रीज़ ग्रो करती हैं, बाकी सारी कंट्रीज़ विल ग्रो just because US is importing more, ठीक है। so when US will grow, every other country would also grow, ठीक है। चाइना के लिए भी हम ये सेम बात बोल सकते हैं, दैट चाइना ऑल्सो बूस्ट ग्लोबल डिमांड, क्योंकि जब चाइना में भी ग्रोथ होती है तो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं। जब चाइना में ग्रोथ होती है तो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स को क्या होता है, दे इंक्रीज, ठीक है, क्योंकि चाइना इज इम्पोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, तो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं। और सेम मैनर में एक्सचेंज रेट भी जो है वो रेपरकशन का इफेक्ट कर सकता है, ये तो हमने पॉलिसी के थ्रू देखा। अब एक्सचेंज रेट कैसे इफेक्ट कर सकता है, एक्सचेंज रेट पे मान लो कि यूएस की करेंसी जो है डॉलर, डॉलर जो है, डॉलर के साथ क्या होता है, दैट इट डेप्रिशिएट्स, डॉलर डेप्रिशिएट होती है। अगर डॉलर डेप्रिशिएट हो रही है तो इसका मतलब है यूएस एक्सपोर्ट्स वुड बी इंक्रीजिंग। क्यों यूएस एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे, क्योंकि डॉलर इज चीप, डॉलर अभी डेप्रिशिएट हो गया है तो इट इज़ चीपर, क्योंकि उसका प्राइस कम है। Now, when it is cheaper, which means that everybody would be able to buy goods from US. So US के exports are going to increase. अगर US के exports बढ़ रहे हैं, this means that बाकी nation के, जिनको हम foreign exports बोल सकते हैं, including India of course, अगर US से सब लोग export कर रहे हैं, अगर US से सब लोग export कर रहे हैं तो foreign exports तो कम हो जाएंगे ना, क्योंकि सब लोग US से export कर रहे हैं तो why would they be exporting from other countries as well? US में डॉलर डेप्रिशिएट हुआ है, डॉलर चीप है, तो वी कैन, ऑल ऑफ अस कैन एक्सपोर्ट फ्रॉम यूएस, सो फॉरेन एक्सपोर्ट विल फॉल इन दिस केस, ठीक है। तो ये हमने देखा कि यूएस गुड्स चीप हैं तो पूरी दुनिया यूएस गुड्स खरीद रही है, फॉरेन डिमांड वुड फॉल, फॉरेन एक्सपोर्ट्स फॉल एंड फॉरेन डिमांड वुड ऑल्सो फॉल, दिस वी हैव सीन। क्योंकि सारी डिमांड कहाँ शिफ्ट हो गई है, डिमांड शिफ्ट्स, कहाँ शिफ्ट हो गई सारी डिमांड, डिमांड शिफ्ट्स टूवर्ड्स यूएसए, ठीक है। तो ये है पूरा बहुत इंपॉर्टेंट हमारा हमारे पास पॉइंट। और एक फाइनल अगर हम कंपैरिजन ड्रॉ करें ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल्सो टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। अगर हम फिजिकल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं ना, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल एक्सपेंशन में पॉलिसी चेंजेस हमने पहले देखा था कि फिजिकल एक्सपेंशन में हमने ये देखा था कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हुई थी। ये एग्जाम्पल याद है ना, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हुई। तो यार इसमें एक चीज़ देखो कि इसमें दोनों कंट्रीज का फ़ायदा था, हमारी इनकम तो बढ़ी थी बट यूएस की भी इनकम बढ़ी थी, राइट। तो जब भी फिजिकल एक्सपेंशन होता है ना, जहाँ पे हम स्पेंडिंग इंक्रीज कर रहे हैं बट यूजिंग फिजिकल पॉलिसीज, जब जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करता है, इस केस में आई कैन से दैट एवरी वन बेनिफिट्स, इस केस में आई कैन से दैट एवरी वन बेनिफिट्स। बट जब हम बात करते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन की, किसकी बात कर रहे हैं हम,
वी आर टॉकिंग अबाउट करेंसी डेप्रिसिएशन। जब करेंसी डेप्रिशिएट हुई किसी कंट्री की, करेंसी डेप्रिशिएट हुई जब किसी कंट्री की, इस केस में, यहाँ पे देखो, इस केस में जब डॉलर डेप्रिशिएट हुआ था तो फायदा किसका था? सिर्फ यूएस एक्सपोर्ट्स बढ़े थे तो सिर्फ यूएस का फायदा था, क्योंकि सारी डिमांड कहाँ शिफ्ट हो गई? टुवर्ड्स यूएस। बट क्या किसी और कंट्री का फायदा हुआ? नहीं, बिकॉज फॉरेन डिमांड्स तो कम हो गए, किसी और कंट्री का फायदा नहीं हुआ। तो जब करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है तो वन कंट्री इज गेनिंग, वन कंट्री गेन्स, बट व्हाट अबाउट द अदर कंट्री? द अदर कंट्री, ऑल अदर कंट्रीज दे लूज। ठीक है। तो जब फिजिकल एक्सपेंशन हुआ तब हमने देखा कि एवरीवन इज बेनिफिटिंग। बट अगर इंडिया की करेंसी मैं बोल दूँ, करेंसी डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, अगर मैं बोल दूँ कि इंडिया की करेंसी जो है भाई वो वीक है, तो इसका सिंपल मतलब है कि इंडियन एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तो बढ़ने वाले हैं, इंडियन एक्सपोर्ट्स तो बढ़ने वाले हैं। बट यूएस एक्सपोर्ट्स को क्या होगा? यूएस एक्सपोर्ट्स आर गोइंग टू फॉल, क्योंकि फॉर एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इंडियन गुड्स आर चीपर। बट यूएस के एक्सपोर्ट्स महंगे हैं क्योंकि डॉलर डेप्रिशिएट नहीं हुई है, सिर्फ इंडियन करेंसी वीक हुई है। तो इस केस में इंडिया तो जीत गई, बट यूएस के, मतलब यूएस तो इज लूजिंग बिकॉज यूएस के एक्सपोर्ट्स आर फॉलिंग। ठीक है। तो ओपन इकोनॉमी, वी कैन फाइनली कंक्लूड हियर दैट ओपन इकोनॉमी इज एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम, है ना। जो भी पॉलिसी स्पिल ओवर्स होते हैं वो क्रॉस बॉर्डर्स होते हैं। एंड एक्सचेंज रेट का हमने इफेक्ट देख लिया, तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें मिल गई, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट ऑल्सो, कि जब फिजिकल एक्सपेंशन होगा देन एवरी कंट्री इज बेनिफिटिंग, बट जब करेंसी डेप्रिसिएशन होगा तो वन कंट्री इज गेनिंग बट अदर ऑल कंट्रीज आर लूजिंग। ठीक है। सो ओपन इकोनॉमी में कोई भी कंट्री आइसोलेशन में वर्क नहीं करती, कोई भी चेंज हो, बी इट इन इनकम, बी इट इन पॉलिसी और बी इट इन एक्सचेंज रेट, उससे क्या होता है, उससे हर जगह एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है। हर जगह एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है, सारी ही कंट्री, ग्लोबल इकोनॉमी ही पूरी की पूरी इम्पैक्ट होती है। ओके, थैंक यू सो मच।